भारत शिक्षण संस्था संचलित श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा। मैं प्राध्यापक नागदे जीएन। तो हम आज इससे पहले कुल मिलाकर 7 कड़ियाँ देख ली हैं। जो अगली कड़ी है उसमें गद्य विभाग में जो पाठ आता है वे क्रमांक 2 नंबर का पाठ आज हम देखने वाले हैं। इस पाठ का जो शीर्षक है वे है निराला बाई और इस पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा जी। तो जो भी पाठ होता है उस पाठ तथा उसके रचनाकार के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो आज हम लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी उनका परिचय जो है यहाँ पर देखेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में हो चुका है। हिंदी साहित्य जगत के माध्यम से वे बहुत चर्चित रह चुकी है एवं एक प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में उनका नाम और उसी के साथ साथ उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। ये लेखिका के माध्यम से उनका परिचय यहाँ पर दिया जाता है। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में ही विख्यात है। तो वे एक कवयित्री के साथ साथ एक सफल गद्यकार के रूप में ही लेखिका महादेवी वर्मा जी इन्होंने अपनी पहचान जो है वे पूरे विश्व के माध्यम से हिंदी साहित्य में रखी हुई है। आप छायावादी युग की प्रमुख हस्तस्तंभ हैं। तो लेखिका छायावादी युग के प्रमुख कवयित्री के माध्यम से उनकी पहचान है। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। तो कवयित्री लेखिका महादेवी वर्मा जी उनके बारे में यहाँ पर जो परिचय दिया गया है, तो इन्होंने लिखे हुए जो भी रेखाचित्र है, जो भी काव्य पंक्तियाँ है, उस काव्य को सौंदर्य देते देते साथ साथ समाज की जो भी स्थितियाँ है, जो भी रीतियाँ है, उसके ऊपर चोट करने का कार्य जो है कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से किया हुआ है। इसीलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। तो लेखिका ने लिखे हुए जो भी काव्य पंक्तियाँ है, जो भी रेखाचित्र उन्होंने हमारे सामने रखे हुए हैं, उसमें उनका जो प्रभाव है उस प्रभाव को सामने रखने की कोशिश जो है लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से किया है। कवि निराला जी ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहाँ है। तो निराला तथा महादेवी वर्मा जी वे दोनों का रिश्ता जो है, जो नाता है, वे दोनों ने एक दूसरों को अपना भाई बहन मान लिया था और इसलिए लेखिका महादेवी वर्मा जी के साहित्य को देखने के बाद निराला बाई ने हिंदी साहित्य के विशाल जो मंदिर है उस मंदिर की सरस्वती जो उपाधि है उस उपाधि के माध्यम से उन्हें जाना जाता है। कुछ हिंदी साहित्य के जो आलोचक है उन आलोचकों का मानना है कि वे आधुनिक मीरा के माध्यम से उनकी पहचान जो है यहाँ पर संबोधित की जाती है और लेखिका तथा कवयित्री महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीराबाई इस नाम से पहचाना जाता है। तो लेखिका महादेवी वर्मा जी का निधन जो है सन 1987 को उनका निधन हो चुका है। तो लेखिका महादेवी वर्मा जी इनकी जो प्रमुख कृतियाँ है उसमें निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा एक कविता संग्रह इन्होंने हिंदी साहित्य के माध्यम से लिखे हुए हैं। उसी के साथ साथ अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये रेखाचित्र जो है लेखिका महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, ये निबंधात्मक साहित्य जो है लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने हिंदी साहित्य के माध्यम से लिखे हुए हैं। तो विधा परिचय के माध्यम से हम देख लेंगे कि निराला बाई ये जो रचना महादेवी वर्मा जी ने लिखी हुई है वे आधुनिक
हिंदी गद्य साहित्य में स्मरण विधा के माध्यम से उसकी पहचान आती है और उसे एक विशिष्ट स्थान जो है हिंदी साहित्य में दिया गया है। क्योंकि हमारे जीवन में आए हुए जो भी व्यक्ति के स्वाभाविक गुण जो होते हैं, उस गुणों से अथवा उसके साथ घटित जो भी प्रसंग होते हैं, उन प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं प्रसंगों को जो साहित्यकार है, जो लेखक है, शब्दांकित करने की इच्छा उनके मन में प्राप्त हो जाती है और वे उसे शब्दांकित कर देते हैं। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को स्मरण साहित्य कहा जाता है। तो जो भी बीते हुए दिनों के माध्यम से जो भी आंखों के सामने यादें ताज़ी हो जाती है, उसे स्मृति स्मृति के तौर पर ध्यान करना है और उसे अपने लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। उसे एक तो लेख कहा जाता है या ग्रंथ के माध्यम से उसे लिखा जाता है, उसे ही संस्मरण साहित्य के माध्यम से पहचाना जाता है। यह विधा परिचय के माध्यम से यहाँ पर बता दिया जाता है। तो आज हम देख लेंगे कि पाठ का परिचय, जो पाठ का शीर्षक दिया हुआ है वे शीर्षक ही निराला बाई है। तो निराला बाई, इनका पूरा नाम जो है वे सूर्यकांत त्रिपाठी, उन्हें निराला जी इस नाम से ही पहचाना जाता है। तो निराला जी हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। कि निराला जी के माध्यम से उनकी पहचान हिंदी साहित्य में जो दिखाई देती है, उसमें हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले या व्यक्तिगत रूप से उन्हें निराला बाई को जाना जाता है, वे आजीवन फक्कड़ बने रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लेखिका ने बता दिया है कि वे आजीवन फक्कड़ बने हुए हैं, जिनके पास धन नहीं है ऐसे वे बने रहे और निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। क्योंकि उनके पास धन नहीं था, वे सदा खाली हाथ रहते थे और उसी प्रकार का अपना जीवन वे जी लेते थे। जो भी उनके पास धन आ जाता था, साहित्य के माध्यम से हो या कुछ भी कुंजियां उनके पास चली आती थी, तो अपना आर्थिक दुख झेलते हुए वे दूसरों को वहां पर दूसरों की सहायता कर लेते थे और स्वयं जो है दुखों का बोझ ढो लेते थे। इसी प्रकार निराला जी है, उन्होंने परिवार के सदस्यों से वियोग की व्यथा को सहा। क्योंकि उनका परिवार अलग था। परिवार का जो वियोग होता है, बाकी परिवार के जो सदस्य है, उन सदस्यों से वे अलग रहे और उनकी जो व्यथा है वे अपने मन ही मन में सहते रहे और उसे अपने काव्य के माध्यम से, अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से लिखने का कार्य जो है निराला बाई ने हिंदी साहित्य के माध्यम से किया हुआ है। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। जो भी मेहमान घर में चले आते हैं, उन मेहमानों का सत्कार करना, उनका स्वागत करना, जो अतिथि भाव होता है, जो अपनापन होता है, उस अपनापन दिखाने की कोशिश जो है निराला भाई वहाँ पर कर देते थे। आपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। तो लेखिका महादेवी वर्मा जी ने निराला बाई इस पाठ के माध्यम से उनकी जो भी रचनाएं है, उस निराला बाई ने जो भी रचना लिखी हुई है उसके प्रति चिंता और संवेदनशीलता रेखांकित करने का कार्य यहाँ पर निराला बाई ने किया हुआ है। उसका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। तो लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती है कि निराला बाई का व्यक्तिमत्व जो है वे लोहे के समान कठिन था, कठोर था और उसी के साथ साथ वे दृढ़ था। उनके हृदय में जो भाव थे वे तरल थे, ये पानी के जैसे तरल थे, कोमल थे, मुलायम थे और उसी के माध्यम से वे ओतप्रोत माने जाते थे। वे मानवता के पुजारी थे। तो निराला भाई जो है तो सच्ची मानवता के माध्यम से सच्ची मानवता की सेवा करने वाले पुजारी के रूप में उन्होंने कार्य किया है और इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है और इसी गुण को लेखिका महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर निराला भाई इस पाठ के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके जीवन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। जो भी रेखाचित्र है उस रेखाचित्र को प्रस्तुत करने की कोशिश जो है लेखिका ने किया हुआ है। तो हम जो पाठ है
उस पाठ को देख लेंगे। तो पहले चरण के माध्यम से यहाँ पर जो पाठ शुरू किया गया है, उस पाठ के माध्यम से बता दिया गया है कि एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। तो बीते हुए दिनों की याद करते हुए लेखिका महादेवी वर्मा जी प्रस्तुत रचना के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि बीते हुए जो भी स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, वे आंखों के सामने आकाश में आने वाले जो काले काले बादल होते हैं, घने काले बादल जो होते हैं, और सावन के मास में जो पूर्णिमा होती है और उस वक्त जो बरसात शुरू हो जाती है, उसी प्रकार की तेज बरसात जो है लेखिका के आंखों के सामने आज शुरू हो चुकी है। और लेखिका न उसे रोक पा रही है, न उसे मिटा पा रही है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सुख भी नहीं पाए और उड़ना तो दूर की बात है। तो लेखिका कहती है कि सावन के मास में आकाश में आने वाले काले बादल होते हैं, तेज बरसात शुरू हो जाती है, और सावनी पूर्णिमा की रेखाएं जो है, जो सुंदरता वहाँ पर है, जो घना दुख उसके साथ छिपा हुआ है, उन दोनों को साथ लेते हुए लेखिका ने यहाँ पर बता दिया है कि इन रेखाओं के उजले रंग में जो उजाला है, उजले रंग के माध्यम से जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उस पीड़ा को, उस वेदना को छिपाने की कोशिश यहाँ पर गीले उनकी यादें जो है वे आज भी सूख न पाए, और उनकी यादें जो है आज भी वे आँखों से कहीं दूर न गए, क्योंकि वे हमेशा के लिए लेखिका के मन में आँखों के सामने ताजे होकर चले आते हैं। ये लेखिका ने निराला बाई के माध्यम से यहाँ पर उनके बीते हुए दिनों की यादें जो है, उस यादों को आंखों के सामने देखा है और उसे इस स्मृति के माध्यम से लिखने की कोशिश की गई है। तो लेखिका ने अगले चरण के माध्यम से यहाँ पर बता दिया है, अगले पंक्तियों में बता दिया है कि उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी। तो एक दिन लेखिका निराला भाई के घर चली जाती है। बिना कुछ सोचे समझे निराला भाई के साथ वहाँ पर जाने के बाद वे एक सवाल उसे पूछ लेती है कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। तो लेखिका ने उससे पूछा है निराला भाई को कि आपको आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। इसका मतलब जो है कि राखी का त्यौहार है और भाई को बहन राखी जो है उसके हाथ में बांध लेती है, और उन्होंने देखा है कि निराला भाई के हाथ में किसी ने भी राखी नहीं बांधी थी, और इसलिए वे सवाल उसे पूछ लेती है। अवश्य उस समय मेरे सामने उनकी बंधु शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत के ढेर सारी राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। तो वह सवाल पूछने के बाद लेखिका के आंखों के सामने जो बंधन शून्य कलाई होती है, जो कलाई होती है वे, और पीले कच्चे सूत के ढेर सारी राखियाँ जो होती है, जो कि कलाई के माध्यम से हाथों में बांधी जाती है, जो बहन होती है भाई के हाथों को बांध लेती है। और उसी प्रकार जो यजमान होते हैं, यज्ञ करने वाले जो लोग होते हैं, जो खुजों लोग होते हैं, उनका चित्र लेखिका के आंखों के सामने चला आता है। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने लेखिका को क्षण भर के लिए वहाँ पर चौंका दिया था। वे क्षण भर के लिए वहाँ पर चकित हो जाती है। तो वहाँ पर लेखिका का सवाल पूछने के बाद निराला भाई उन्हें जवाब दे देते हैं। वे कहते हैं, कौन बहन हम जैसे बुक्कड़ को बाई बनवाएगी। तो निराला भाई ने लेखिका को वहाँ पर बता दिया है, क्या कौन बहन है कि मैं मुझ जैसे कंगाल या पेटू भाई को राखी बनवाएगी, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ, मैं कंगाल हूँ, और ऐसे आदमी को कोई कोई बहन राखी बंधवा सकती है क्या। इस प्रकार का जवाब जो है वहाँ पर लेखिका को निराला भाई ने दिया है। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है, और बर्तन मांजने पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। तो लेखिका यहाँ पर कहती है
कि निराला भाई ने जो जवाब दिया था कि मेरे जैसे कंगाल भाई भाई को कौन बहन राखी बनवा सकती है। और उनका जवाब सुनने के बाद लेखिका एकाकी जीवन के माध्यम से उनका एकाकी जीवन जो है, उनकी जो जीवन की व्यथा है और जीवन में आने वाला जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को इन कठिन परिस्थिति के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि चुनौती का आभास जो हो रहा है कि अपने ही हाथ के माध्यम से स्वयं के ऊपर अभिषेक की प्रेरणा वे दे रहे हैं, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भरती की अर्चना यानी कि जो भारत माता है उसकी पूजा, उसकी वंदना करने वाले या स्वयं के हाथों से बर्तन मांजने वाले, स्वयं पानी भरने वाले या कठिन से कठिन श्रम साधना से उत्पन्न जो पसीना होता है, स्वेद इसका मतलब पसीना, और उस पसीनों के बिंदु से जो भी मिट्टी का श्रृंगार किया जाता है और उसी प्रकार का जीवन जो है यहाँ पर निराला भाई बीता रहे थे। और उसे देखकर लेखिका चौंका जाती है, चकित हो जाती है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भरकर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंक डाली है, जितनी इस महान कवि और साधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। तो दिन रात के पग जो पांव होते हैं हमेशा के लिए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं अपनी उदारता जो होती है, उदारता जो है वे दूसरों को दिखाते थे। और उसी के साथ साथ जो दूसरों का दुख है उसे दूर करने की कोशिश जो है हमेशा के लिए निराला भाई कर देते थे। और उनका सीधा तथा सहज रहन सहन और तंगी में वे अपना जीवन बिता रहे थे। और उसी प्रकार का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्योंकि मार्मिकता के माध्यम से उनकी जो झांकी मिलती थी उसको संभाल सके ऐसा चित्रकार पा लेना ये सहज भाव नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन लेखा के सामने, लेखिका के भाई के रूप में निराला भाई जो है उनके सामने आज वहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। तो निराला भाई का जो जीवन है वे अस्त व्यस्त जीवन है, और उसी के साथ साथ उनकी इस अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का और एक असफल प्रयास जो है लेखिका ने किया हुआ है, लेकिन लेखिका उसमें सफल नहीं हुई है। और जब भी लेखिका को वे यादें आंखों के सामने उसकी यादें चली आती है, स्मरण हो जाता है, तो लेखिका आपने आप वहाँ पर हंस देती है कि उन्होंने बता दिया है कि एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया था। कि एक बार उनका जीवन निराला बाई का अस्त व्यस्त था, जहाँ भी वे चले जाते थे वहाँ पर उनका टिकाव रहता था। वे व्यवस्थित तरीके से सफलता के माध्यम से जीते नहीं थे, क्योंकि लेकिन उसे सुधारने की कोशिश जो है महादेव वर्मा जी ने किया हुआ था, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हुई है। और जब भी उन्हें ये यादें ताज़ी हो जाती है तो उनके चेहरे के ऊपर हंसी चली आती है। एक बार स्वयं निराला भाई ने महादेव वर्मा जी को बता दिया था कि मैंने स्वयं के ऊपर बंधन डाल लिया है, और बंधन के माध्यम से मैं आप व्यवस्थित रूप से जीने की कोशिश करूंगा। और उसी प्रकार का वचन जो है वहाँ पर उन्होंने दे दिया था। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए थे। उसी वक्त लेखक कहती है कि योगायोग उन्हें कहीं से 300 रुपये निरालाबाई को मिल चुके थे, और खर्च का वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपना खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया था। तो जो 300 रुपये निरालाबाई को मिले हुए थे, उस 300 रुपये को उन्होंने महादेव वर्मा जी के हाथ में सौंप दिया था, और कहा था कि जो भी पूंजी है उस पूंजी को व्यवस्थित रूप से आप मुझे दे दीजिए, जिससे मैं अपना जो भी खर्च है, अपना जो भी बजट है वह सही ढंग से कर सकूं। और उसी प्रकार का आदेश जो है उन्होंने महादेव वर्मा जी को दिया था, जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है। तो उसी वक्त महादेव वर्मा जी
जो 300 रुपये निर्मला बाई ने दिए थे उनका हिसाब रखना है और उसी के साथ साथ स्वयं का व्यक्तिगत हिसाब रखना। वे नहीं जानती थी यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। कि माधवी वर्मा जी कहती है कि मैं स्वयं का बजट स्वयं नहीं संभाल पाती थी, लेकिन अब निर्मला बाई का बजट संभालना उनके लिए यह कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्सी कसी में 30 दिन बीतते रहते थे। तो उन्होंने बता दिया है कि 300 रुपये दे दिए हैं और उनका बजट, उनका खर्च जो होता है उसका उसका बजट जो है उसे बनाने का आदेश दिया है, जिन्हें लेखिका स्वयं का व्यक्तिगत हिसाब रखना उनके लिए मुश्किल था, कठिन था। तो लेखक की स्थिति इस प्रकार से हो चुकी थी, न एक तो वे चादर लंबी कर पाते हैं, न वह उस चादर में सिकोड़ कर बाध्य बन सकती है। और इस प्रकार एक विचित्र रस्सी कसी के माध्यम से जो रस्सी कसी जाती है उसी प्रकार यहाँ पर माधवी वर्मा जी की स्थिति बन चुकी थी। और इसी प्रकार 30 दिन जो है वह भी दिन बीतते चले गए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। और उसी परीक्षा में लेखिका यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बता देती है कि निर्मला बाई ने 300 रुपये दे दिए हैं, उसका बजट बनाने के लिए कहाँ है। स्वयं का बजट मैं सही तौर पर नहीं बना सकती, लेकिन अब उनका भी बजट बनाना है। इस बात को लेकर वे स्वयं की परीक्षा वहाँ पर देने के लिए तैयार हो चुकी थी, उतारू हो चुकी थी। पर यदि उस परीक्षा में यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो, क्या अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जो होती है और उसमें वहाँ पर प्रतियोगिता लग जाती है, स्पर्धा लग जाती है, तो उसमें 10 अंक पाने वाला जो व्यक्ति होता है वे अपने आप को शून्य अंक पाने वाला जो व्यक्ति है उससे श्रेष्ठ मान लेता है। उसी प्रकार आज यहाँ पर माधवी वर्मा जी जो है वे स्वयं को श्रेष्ठ बताने की कोशिश वहाँ पर कर रही थी। आगे वे कहते हैं कि अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो भी अनुमान मैंने बनाया वह जब नीरज जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। तो अस्तु सुबह से लेकर शाम तक दिन भर का जो भी कार्यकल्प होता है, तो नमक से लेकर सुबह से जो खाने के लिए नमक लगता है उस नमक से लेकर नाई तक और उसी के साथ साथ चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का पूरा अनुमान लेखिका ने लिखित रूप में बनवाया था। वह जब भी निर्मला जी को पसंद आ गया, उन्होंने निर्मला जी को दिखाया और निर्मला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार लेखिका स्वयं को अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। इस प्रकार कहती है कि इस लेखिका ने जो भी बजट निर्मला बाई का बनवाया था उससे सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें लगती हैं उसमें नमक है, नाई है, चप्पल है, मकान है, मकान का किराया है, इन सभी का अनुमान लगाया था और निर्मला बाई को यह पसंद आ चुका था। और पहली बार लेखिका अर्थशास्त्र के ज्ञान के माध्यम मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो चुका है यह जानकर वे गर्वित हो जाती है। और उसी के साथ साथ पर दूसरे दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। जब दूसरा दिन निकल आता है और दूसरे दिन से उनके सामने जो उनमें गर्व आ चुका था उस गर्व की व्यर्थता जो होती है वे वहाँ पर सिद्ध होने लगती है। वे सवेरे ही पहुंचकर 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी की परीक्षा शुल्क जमा करना है। अब निर्मला बाई के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने जो भी रुपए बचे हुए थे वे 300 रुपये लाकर माधवी वर्मा जी को दे दिया था। और उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन यापन के लिए जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार आप मुझे बजट दे चले जाइए और मेरा हिसाब आप ही रखिए। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद दूसरे दिन वे माधवी वर्मा जी के घर चले आते हैं
और आकर दूसरे दिन वे कह देते हैं कि मुझे 50 रुपये चाहिए। कि एक विद्यार्थी, एक छात्र है और उनकी परीक्षा की शुल्क जमा करनी है, जो परीक्षा फीस होती है उसे जमा करना है और उसके पास रुपए नहीं है, तो मैं उस छात्र को 50 रुपये देना चाहता हूँ, आप 50 रुपये मुझे दे दीजिए, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। अगर मैंने उसे 50 रुपये नहीं दिए तो वह परीक्षा नहीं दे पाएगा और परीक्षा में वे सफल नहीं हो सकेगा। इसीलिए उसे 50 रुपये देना मेरा अर्ध कर्तव्य है। ये निर्मला बाई ने महादेव वर्मा जी को वहाँ पर बता दिया था। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। जब शाम होती है, सुबह 50 रुपये लेकर चले गए थे। जब शाम हुई उस वक्त उनके एक साहित्यिक मित्र थे और उसे 60 रुपये की आवश्यकता थी, तो उन्हें 60 रुपये देने के लिए उन्होंने 60 रुपये ले लिए और दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। तो लखनऊ का कोई एक तांगे वाला है और उसकी माँ बीमार है और इसके लिए माँ को 40 रुपये की मनी ऑर्डर करनी है और उस मनी ऑर्डर के लिए उन्हें 40 रुपये देने पड़े। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देने अनिवार्य हो गए। तो दोपहर के वक्त कोई उनका एक दिवंगत गुजरा हुआ एक मित्र है और यह पुराना मित्र है और उसके भतीजे के विवाह के माध्यम से 100 रुपये उन्हें देना अनिवार्य बन चुका और उन्होंने 100 रुपये वहाँ पर दे दिया। सारांश है कि तीसरे दिन उनका जमा हुआ रुपया समाप्त हो गया। कुल मिलाकर तीसरा दिन आने से पहले ही उन्होंने जो 300 रुपये जमा किए हुए थे वे पूरे के पूरे वहाँ पर खत्म हो चुके और उनका हिसाब वहाँ पर चला गया, समाप्त हो गया। और तब उनके व्यवस्था के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। तो तब लेखिका को मालूम हो चुका कि यह स्वयं कमाते हैं लेकिन उसी के साथ साथ दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रह जाते हैं और उसकी व्यवस्था, अब उनके रुपए खत्म हो चुके थे और जो भी लोग हैं और उनके जो नाते हैं या दान खाता जो है वे महादेव वर्मा जी की ओर चला जाता है। अगर निर्मला बाई के पास रुपए नहीं है तो वे सीधा महादेव वर्मा जी के पास आकर रुपए मांग लेते हैं और लोगों को दान के रूप में दे देते हैं। यही लेखिका ने निर्मला बाई के माध्यम से वे उनका जीवन के बारे में और उसके साथ साथ जीवन में घटित जो भी घटनाएं हैं उस घटनाओं की यादें एक एक करके लिखने की कोशिश जो है इस स्मृति के माध्यम से किया हुआ है कि एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसा आवरदानी को न रोक जावे तो ये मुझे भी अपनी स्थिति पर पहुंचाकर दम लेंगे। तो एक सप्ताह बीत जाने के बाद लेखिका ने समझ लिया है, जान लिया है कि ये ऐसे ही आवरदानी यानी कि उदारतापूर्वक दूसरों को दान करने वाले इस आदमी को अगर मैंने रोका नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मेरी भी स्थिति जो है उनकी तरह बन जाएगी और उनके साथ मैं मिल जाऊंगी। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। तो उस दिन से महादेव वर्मा जी ने उनका बजट बनाने का जो साहस होता है वो दोबारा कभी नहीं किया। लेखिका महादेव वर्मा जी ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और उसके जो जीवन का परिचय है, उनका जो जीवन है उस जीवन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। क्योंकि वे एक फक्कड़ थे, दूसरी बात वे निर्धन थे, उनके मन में दूसरों के प्रति उदारता की भावना थी, संवेदनशीलता थी और अतिथि आए हुए लोगों का सत्कार करने की भावना जो है हमेशा के लिए उनके साथ बनी हुई थी। पारिवारिक दशा जो है आदि के बारे में कहे अनचुए अनेक जानकारी जो है लेखिका महादेव वर्मा जी ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से यहाँ पर किया हुआ है। बाकी का जो हिस्सा है वे अगले वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।